हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं जो हर भारतवासियों के दिलों में राज करता है। एक ऐसा कवि जिसके द्वारा लिखी गई कविताएं हर संघर्ष करने वाले इंसान को एक बार फिर से उठकर खड़े होने का हौसला प्रदान करता है। एक ऐसा कवि जिसके कविता का हर एक पंक्ति अंगारों से भरा होता है और उस कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये रामधारी सिंह दिनकर का आप लोगों को याद होगा, जब छात्र आंदोलन स्टार्ट हुआ, जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे 1974 में, तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़े थे जिसका नाम था जनतंत्र का जन्म। ये कविता रामधारी सिंह उस समय लिखे थे जब देश आजादी के बिल्कुल करीब था, उस समय वो लिखे थे। और छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने जब इस कविता को पढ़े थे, कविता की एक पंक्ति में आपको सुनाता हूं, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा। सर्दियों की ठंडी बुझी, राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोह राह समय के रथ का, घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना। ये जनतंत्र का जन्म कविता का एक समझे पंक्ति था ये, जब मैंने पढ़ा। और इस पूरी कविता को जयप्रकाश नारायण ने पढ़े थे छात्र आंदोलन के दौरान में, तो पूरी देश उसके साथ खड़ा हो गया था। ये है रामधारी सिंह दिनकर के कविता का ताकत। तो रामधारी सिंह दिनकर अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो है वो पूरी दुनिया को जीत करके जो है और इस दुनिया से विदा हो गए हैं। एकदम साहित्य के क्षेत्र में ये हमेशा अमर ही रहेंगे और ये देश जो है इन कवि को, रामधारी सिंह दिनकर को, कभी भूल भी नहीं पाएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ और एक गांव है सिमरिया में, गांव में हुआ था इसका जन्म, है ना। बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है बेगूसराय जिला, और इसी बेगूसराय जिले के एक गांव में इसका जन्म हुआ था। ये गांव गंगा नदी के किनारे था, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। इसके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। इसके जो पिताजी थे, ये जो है ना, इसके जन्म के, रामधारी सिंह दिनकर के जन्म के 2 वर्ष के बाद ही इसका देहांत हो गया था। और घर की पूरी जिम्मेदारी जो है इसके माता के ऊपर आ गया था। ये 3 भाई थे, मंझला थे रामधारी सिंह दिनकर, इससे एक बड़े भाई थे, इससे एक छोटे भाई थे। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों, जो ये रामधारी सिंह दिनकर और इसके जो भाई हैं, ये लोग सवेरे सवेरे गंगा स्नान करने जाते थे, वहां से फिर आते थे और उसके बाद जो है अक्सर दूध रोटी खाते थे और जो है फिर किताब बस्ता लेकर के अपना पढ़ने के लिए स्कूल चल जाते थे। तब भाई लोग पढ़ते थे और किसी तरह जो है मिडिल स्तर तक की पढ़ाई अपने गांव के आसपास में किया। उसके बाद जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने 1928 में जो है मैट्रिक पास किया। जो भी इंसान महान होता है उसका जीवन संघर्षों से भरा होता है ना। और इसका भी, रामधारी सिंह दिनकर जी का भी जो है जीवन पूरे संघर्षों से भरा हुआ रहा है। इनको पढ़ाने के लिए इसके छोटे भाई ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम छोड़ देते हैं, नुनवा ही पढ़ लेगा। नुनवा का मतलब रामधारी सिंह दिनकर को इनके भाई लोग और परिवार के लोग प्यार से नुनवा कहते थे, है ना। लंबे चौड़े थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 6 फीट के गोरे और लंबे थे रामधारी सिंह दिनकर। तो 1928 में जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया। तो इतना बात तो याद हो गया कि जन्म 23 सितंबर 1908 में कौन से गांव में हुआ था? सिमरिया गांव में। कहां पर पड़ता है? बेगूसराय जिला, बिहार के अंदर। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। लेकिन इसका पिता की मृत्यु इसके जन्म के 2 वर्ष के बाद हो गया। घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी जो है इसके माता के सर पर आ गया। इसके माँ ने ही जो है इन लोगों का प्रतिपालन किया। और उसके बाद जब ये सारे भाई बड़े हुए तो आगे देखिए, जब ये मैट्रिक पास कर गए, अब आगे की पढ़ाई के लिए रामधारी सिंह दिनकर के पास पैसा नहीं था। आर्थिक रूप से थोड़ा सा ज्यादा ही जो है कि कमजोर थे उस समय। और पटना कॉलेज पटना पढ़ने के लिए चले गए और वहां से इन्होंने इतिहास में बीए किए। तो कैसे पढ़ने के लिए चल गए? अपने भाई के बल पर। बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई दोनों ने इसका मदद किया। तो फिर ये पटना कॉलेज अपना पढ़ाई के लिए भाई के बल पर चल गए और वहीं से इन्होंने इतिहास विषय में, याद रखिएगा, इतिहास विषय में इन्होंने वहीं से बीए कंप्लीट किया।
इसके अलावा उसके बाद जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, राज्यसभा के सांसद भी 1952 में बने और राज्यसभा के सांसद भी रहे। इसके अलावा कई पत्र और पत्रिकाओं में काम भी किए। लेकिन इन सब के बावजूद ये शुरू से ही जो है अपने रचना में लगे रहे, कविता लिखते रहे, है ना, उस पर किसी प्रकार का कोई आंच आने नहीं दिया। और उस समय जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था ही थी और रामधारी सिंह दिनकर को कई बार जो है अच्छा ऐसी ऐसी पंक्ति कविता का लिखते थे कि ये इसका अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजी सरकार इससे घबरा गए थे, तो इसका तबादला पर तबादला करते थे, इसको परेशान करते थे, कम से कम रचना से दूर रहे, कुछ लिखे नहीं। लेकिन इतना तबादला के बाद भी इसका मजबूरी था, नौकरी नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि घर की आर्थिक जिम्मेदारी भी इसके ऊपर आ चुका था। और जो है कि जॉब करते हुए इन्होंने रचना को नहीं छोड़ा और रचना करते रहे। तो इस दरमियान मैंने आपको बताया ना, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे 1952 में देश की आजादी के बाद। और ये रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, जब देश को जैसी परिस्थिति में देश खड़ा रहा उस समय वैसा इन्होंने कविता का रचना करके देश को जो है आगे बढ़ाने का में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। संस्कृति, इसके बहुत सारे रचना है, उसमें एक है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखिएगा, है ना, कि संस्कृति के 4 अध्याय इसका सबसे इंपॉर्टेंट रचना में 2, एक संस्कृति के 4 अध्याय और एक उर्वशी। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला। और कौन से युग के कवि थे, तो याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के कवि थे, है ना। इतना हो गया। अब साहित्यिक रचना की बात करें तो इसका पहली कविता 1925 में ही छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। छात्र सहोदर पत्रिका का नाम है ना, तो पत्रिका में प्रकाशित हुआ था पहली कविता 1925 में। अब पहली कविता पुस्तक जो है जिसका नाम प्रणभंग था, ये उस समय 21 वर्ष के थे, उसी समय प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, ये सारे इसके बहुत सारे रचना है ना। तो मैंने बोला ना कि जब देश को जैसे परिस्थितियों में देश रहता था जिस समय, तो आजादी से पहले जो है ऐसा कविता लिखते थे कि देश के युवा लोग सर पर कफन बांध करके देश की आजादी के लिए, है ना, अपने वतन पर मिटने के लिए जो है कि तैयार हो जाते थे। तो उस प्रकार से लिखते थे। फिर देश की आजादी के बाद जो है करप्शन वगैरह और भी बहुत चीजें, तो उस पर जो है इन्होंने टीका टिप्पणी किया और भी बहुत चीजों पर इन्होंने लिखने का काम किया। तो देखिए प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है। ये जो रश्मिरथी है ना, इसका जो ये जो रश्मिरथी अगर आपको पढ़ना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि ये है इसका रचना रश्मिरथी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति कविताओं का लिखा हुआ है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाने का काम करेगा अगर इसी पंक्ति को सही ढंग से पढ़ा जाए समझ के। तो नील कुसुम, उसके बाद एक रचना ये आपका उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम 1970 में, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, व्हाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, ये सारा लास्ट में जो है मृत्यु होने से पहले, मृत्यु होने के अंत समय में जो है उन्होंने ये दिनकर की डायरी जो 1973 में लिखे। तो इस प्रकार से इसका रचना कैसे याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट है एक आप रश्मिरथी याद रखिएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कुरुक्षेत्र याद रख लीजिएगा, एक उर्वशी याद रख लीजिएगा। तो रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। इसके बाद जो है हारे को हरिनाम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है। और ये अर्धनारीश्वर, इसी का तो लेखक यहाँ रामधारी सिंह दिनकर है जो क्लास 12 के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये कब आया था, इसका डेट थोड़ा याद रख लेना, 1952 में। इसके अलावा जो है ना जिस पर इसको 2 प्राइज मिला, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला है, तो आपको ये याद रखना संस्कृति के 4 अध्याय। और उसके बाद एक आपको उर्वशी याद रखना जिस पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो है अंतिम दिनों में जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जो है कितने देख रहे हैं, एक तो इधर इसका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अंतिम दिनों में जो है रामधारी सिंह दिनकर आर्थिक संकटों से पूरी तरह से घिर चुके थे। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है तिरुपति मंदिर जाएंगे, तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत में पड़ता है, तो वहां पर जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद जो है वहां पर क्यों जा रहे थे, एक बार इन्होंने दोस्तों से मुलाकात किया, तो बोले दोस्तों को कि मैं तिरुपति बालाजी का मंदिर जा रहा हूं। दोस्त पूछे क्यों जा रहे हो,
तो इन्होंने कहा कि मैं वहां मौत मांगने जा रहा हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर अपने अंतिम दिनों में कितने ही टेंशन में वो जी रहे थे। उसके बाद जो है कि वो चल दिए। ऐसा कहा जाता है कि उसका अंतिम संवाद जो उसके घर में था, जब वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाने लगे तो उसके घर का एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि आप तिरुपति मंदिर क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं मौत मांगने जा रहा हूं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महान आत्मा, जिसकी जो कविताएं हैं आज के समय में और आने वाले अगले पीढ़ी में भी, जब भी कोई अपने संघर्ष करेगा किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में, तो उसको एक बार गिर करके फिर से उठने का ऊर्जा देगा। इसका एक एक पंक्ति में वो सारी बातें इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे महान आत्मा का जो अंतिम क्षण था, उस समय देखिए कैसे मुसीबत में जी रहे थे। फिर चल गए तिरुपति और वहां पर जो है रश्मि रथी का कुछ पाठ भी किए, उसके बाद रोए भी और वहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर में इन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे मौत दे दे। और उस दिन जो है ये अपने दोस्त, उसका नाम था गोइनका जी शायद नाम है, उसी के घर पर मद्रास में ठहरे थे। और रात में जो है ना, दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल लेकर गया और जो है कि लेकिन दोबारा जो है इसका हार्ट जिंदा नहीं हो पाया। और पूरी दुनिया को जीतकर लेकिन अपने आप से हार कर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर इस दुनिया से विदा हो गए और सदा के लिए अमर हो गए और साहित्य में हमेशा ये अमर रहेंगे। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो आप लोग जो है ना, थोड़ा इसको छाप लीजिएगा और उसके बाद आप लोग याद करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।